हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के जो मॉडल परीक्षा सेट 9 है दोस्तों, इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों इस मॉडल परीक्षा सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। और लगभग जितने भी है सभी 10th लेवल पर आधारित प्रश्न है दोस्तों प्रश्न का जो लेवल है देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा है और कितना एकदम सभी 10th लेवल पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए, इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है सभी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, जो हम विद्युत उत्पन्न करते हैं उसमें जो धातु का उपयोग होता है वह कौन सा धातु होता है? तो आपका यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों, जो गेहूं के जो फसल है उसकी खेती करने के लिए किस उर्वरक का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है आपका नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला सवाल है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बताइए दोस्तों, चूहा मारने का जो जहर है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? वो दोस्तों पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, पोटेशियम साइनाइड। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत से परीक्षाओं में पूछे जा चुके सवाल है। अगला सवाल है, पीतल में कौन सी धातुएं है? बताइए, जो पीतल है इसमें कौन सी धातुएं है? तो पीतल में हमारा तांबा एवं जास्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भी दोस्तों मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग गया होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसा है। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि जो हम पढ़ा दें उसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो जो छूटना ना पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आपका परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन छूटेगा दोस्तों तो पता नहीं कहीं वही पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? बताइए, एस्पिरिन जो है वो कहाँ से मिलती है? तो वो हमको एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइए दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो जो मायोग्लोबिन है उसमें लोहा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बताइए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? दोस्तों देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं कितने अच्छे हैं, और दोस्तों एकदम सभी 10th लेवल पर आधारित है। और इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी 10th लेवल पर आधारित ही प्रश्न पूछेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है दोस्तों? तो वो दोस्तों उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, जो महासागर में ऊंची जल तरंग है वह कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों बता दें आपको, वह चंद्रमा से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, चंद्रमा से। महासागर में पूछेगा ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है किससे होती है? तो जो अम्ल वर्षा है वह कारखानों से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोने को घोला जा सकता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। बताइए, सोना जो है उसको किस में घोला जा सकता है? तो सोने को दोस्तों 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। किसमें? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में, ये दोनों को जिसमें मिश्रण होगा उसी में घोला जा सकता है सोना को। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश को नीला में कैसे
पैदा करते हैं? बताइए। जो श्वेत प्रकाश है उसको हम, सॉरी दोस्तों, नली है, नली में कैसे पैदा करते हैं? नीला नहीं है दोस्तों, नली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। अगला सवाल है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? बताइए। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो दोस्तों संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संपीड़ित गैसों को छोड़ने से किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? बताइए। प्रकाश में जो 7 रंग होता है उसमें जो रंग है उसको हम अलग करने का तरीका पूछ रहा है, कौन सा तरीका से अलग किया जाता है? तो दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों चंद्रमा बीच में हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों ये सूर्य है दोस्तों, जैसे, और दोस्तों सूर्य ग्रहण कैसे लगता है हम आप लोगों को बता दें। जैसे जो चंद्रमा है ना दोस्तों, तो वो इसके बीच में आ जाते हैं। जो चंद्रमा इसके बीच में आ जाएंगे दोस्तों, तो सूर्य का दोस्तों इतना भाग तो ढका जाएगा चंद्रमा से, और दिखेगा इतना ही भाग ना दिखेगा दोस्तों। तो इसी को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं दोस्तों। जो हाफ दिखता है यानी आधा दिखता है, इसी को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटा दिन कब होता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, बताइए दोस्तों, सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता है। और दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ है। तो सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो वो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला सवाल है, लोलक की कालावधि बताइए दोस्तों। कह है लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों लोलक की जो कालावधि है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है क्या? तो लोलक की कालावधि। अगला सवाल है, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बताइए। जो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जल जाती है दोस्तों? तो जो मनुष्य की त्वचा है वह क्लोरीन के कारण जल जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, बताइए। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? तब दोस्तों तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। 30% ऊष्मा की हानि होती है। अगला सवाल है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो दोस्तों शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? बताइए दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों किसका नहीं है? तो हो जाएगा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, अग्रेसिव। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है? बताइए। जो वैश्वीकरण है उसके पीछे मुख्य विचार है दोस्तों वह आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। दोस्तों यही मुख्य विचार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें बिहार पुलिस में, तो आप लोगों को यही ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें कितने भी आप लोग हैं ना कंफ्यूज नहीं होइएगा कि है कि नहीं है दोस्तों। एकदम क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है,
भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, बताइए भारत की प्रधानमंत्री मुख्य है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय सरकार का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार का। अगला सवाल है, नानावती आयोग नियुक्त किया गया है। मोस्ट वीवी क्वेश्चन है दोस्तों इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं आप लोग को। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसीलिए हम ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन कैसे भी बिहार पुलिस में हो जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही मेहनत करते हो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपके मेहनत का जो फल है वह ज़रूर मिलेगा दोस्तों। कब मिलेगा? जब दोस्तों ये 10 या 15 दिन बचा है, तो इस जो समय बचा है इसको दोस्तों अपना, यह बहुत ही आपका कीमती समय है, इसको बर्बाद ना करें और इस कीमती समय को अपने लक्ष्य को बनाने में दोस्तों लगा दें। इस 10 दिन में दोस्तों आप कहीं घूमने नहीं जाइए ना दोस्तों, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से सब किसी को भुला कर या 10 दिन रात दिन मेहनत करके पढ़िए दोस्तों। यही 10 दिन आपका तय करेगा आपकी ज़िंदगी के एथी के सफल का। अगला सवाल है दोस्तों ये बताइए कि नानावती आयोग नियुक्त किया गया है। बताइए नानावती आयोग नियुक्त किया गया है, कब किया गया है? तो दोस्तों वह 2000 ईस्वी में किया गया है नानावती आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है दोस्तों? तो वो आपको मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, किसके लिए किया गया था दोस्तों इसका गठन? तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दोस्तों एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि दोस्तों यह पूछ सकता है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों यह क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, बताइए दोस्तों, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। देखिए दोस्तों मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मोस्ट वीवी क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखकर आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा अगर आपका सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में तब। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो कौन था? तो दोस्तों बता दें आपको, उस समय रामचंद्र देव की जो शासक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र देव। अगला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें कैसा है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में देखने को मिल जाएंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए दोस्तों और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? भी है दोस्तों, सभी क्वेश्चन ही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो आयोजित जो किया था वह कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कश्मीर में। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडिका। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? बाण भट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मुद्राराक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? कौन था दोस्तों इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विशाख दत्त। अगला सवाल है, नौकरशाही का कार्य है, बताइए सो जो नौकरशाही है उसका कार्य क्या है? तो नौकरशाही का जो कार्य है दोस्तों वह सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। दोस्तों यह तीनों हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, मोस्ट बीबीआई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो सत्यार्थ जो प्रकाश की रचना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुशीलन समिति थी, बताइए सो जो अनुशीलन जो समिति है, पूछ रहा है अनुशीलन समिति थी, किसकी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें दो ही दिया है, ऊपर और है, हम बता रहे हैं। अनुशीलन जो समिति है वह एक क्रांतिकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है, बताइए दोस्तों। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, वह किससे है दोस्तों संबंधित? तो वो आपका वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? तो वो थे आपका लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, इसीलिए दोस्तों बार बार कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह दोस्तों चर्चिल था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चर्चिल। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म है कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, कुंडग्राम। दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग गया होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, कुशीनगर में। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था दोस्तों? तो वो दिए थे दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, सारनाथ में। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए सो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? तो मगध की प्रथम जो राजधानी है दोस्तों वह गिरिव्रज यानी राजगिरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है, दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एक भी नहीं पता है दोस्तों। इसमें बहुत से कुछ आप लोगों को पता होगा, फिर भी दोस्तों आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हैं, क्यों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों कि किसका आंसर क्या होगा दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइए सो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो दोस्तों उस पर दोस्तों मौर्य ने दोस्तों शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताइए सो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कहाँ था दोस्तों? तक्षशिला में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, तक्षशिला में। अगला सवाल है,
चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दिए दोस्तों, नहीं है कह रहा है। कौन नहीं है? तो दोस्तों, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। यही दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूची एक रेल मार्गों को सूची दो जोड़ने वाले स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, सूची एक में देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सूची दो में देखिए, और दोस्तों इसी को दोस्तों सम्मिलित करना है और यहाँ पे कूट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। दोस्तों बी नंबर दोस्तों, पहले इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समझा दे रहे हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसको देखकर इसको मिलान कर दीजिए दोस्तों। अब इसमें दोस्तों है ना, सामने सामने दिया रहता था, हम बता दें दोस्तों इस तरह मिलान करके, लेकिन दोस्तों ये नीचे ऊपर है तो नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर इसका। अगला सवाल है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का सही विस्तारित भाग है। ऑप्शन नंबर एक हो गया। और दो में करा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। अगला है, गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों एक, दो और तीन। दोस्तों ये तीनों बताया है, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। ए में देख लीजिए दिया है एक, दो और तीन। अगला सवाल है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतर का प्रमुख कारण क्या है? क्या है दोस्तों इसका प्रमुख कारण? इसका प्रमुख कारण दोस्तों गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ लोगों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कर है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी दोस्तों नहीं है कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। दोस्तों तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऊपर दिया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है, एक नंबर। और दोस्तों एक और होगा, एक नंबर दोस्तों और 4 नंबर। 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। ऑप्शन नंबर एक और 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सी नंबर में दिया है एक और 4। अगला सवाल है, सूची एक प्राकृतिक आपदाओं को सूची दो प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो दोस्तों 57 का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार में रेशम उद्योग कितना है दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 1,50,000 से अधिक लोगों की स्वरोजगार प्रदान करना। और दोस्तों एक और 3 नंबर, बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों 2 और 3। अगला सवाल है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए दोस्तों। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है दोस्तों सही नहीं है। तो वह दोस्तों बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों रहती है दोस्तों, बताइए क्यों रहती है। क्योंकि दोस्तों भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा 2 और 4। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। अगला सवाल है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसको सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। इसको आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कौन बनाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, मस्ट बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, किसको दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, मस्ट बीवीआई क्वेश्चन बताइए। जो भारत का राष्ट्रपति है वह किनके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, सॉरी दोस्तों है कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कौन सा है दोस्तों समवर्ती सूची में। तो दोस्तों वो आपका शिक्षा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है शिक्षा। अगला सवाल है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, बताइए दोस्तों कौन था उसका अध्यक्ष। तो दोस्तों बता दें उसका अध्यक्ष जो था वह बलवंत राय मेहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए दोस्तों बलवंत राय मेहता। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए दोस्तों किस वर्ष तक रहेगा। तो दोस्तों यह है जो 2026 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और एक और जो राज्य है दोस्तों किस राज्य में आरंभ की गई थी। तो दोस्तों बता दें राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है,
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मस्ट भी क्वेश्चन बताइए। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मस्ट भी क्वेश्चन है। अगला सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए। जो पंचायत का चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? मोस्ट भी क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है और दोस्तों इसमें जितने भी मैथ और इंग्लिश का सवाल मिलेगा उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। इसका दोस्तों जो मैथ का लेवल है वो देख लीजिए कैसा लेवल है, कैसे मैथ पूछता है। बाकी दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये भी मैथ का ही है, देख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश का आ गया और बता दें दोस्तों, इसमें मैथ और इंग्लिश का सवाल जितना भी पूछेगा उसको लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये सभी इंग्लिश का ही सवाल है, देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हिंदी का सवाल आ गया, करा है, दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। बताइए, दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों सरस्वती, बताइए दोस्तों, जो सरस्वती है उसका परवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो बता दें, सरस्वती का परवाची शब्द होगा शारदा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। सरस्वती का परवाची शब्द शारदा होगा। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस बात से खाली स्थान क्या? देखो, इस बात से खाली स्थान क्या, इसमें क्या भराएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें मुझे भराएगा। इस बात से मुझे क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस बात से मुझे क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आस्था, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो जो आस्था है उसका विलोम शब्द अनास्था हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, आस्था का विलोम शब्द अनास्था। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो दुर्लभ का विलोम शब्द सुलभ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दुर्लभ का विलोम सुलभ। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। जिसका, देखिएगा दोस्तों, जिसका आदि ना हो। देखिए इसका क्या आंसर करा है, जिसका आदि ना हो उसे अनादि, जिसका आदि ना हो यानी अनादि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। बताइए दोस्तों, मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बातों को गहराई से। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो दो नाव पर पैर रखना यानी दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कह रहा है, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेद किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिथि पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतनी वाले शब्द कौन है दोस्तों? हस्तलिखित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हस्तलिखित। अगला सवाल है, सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों सही बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चिकित्सालय। ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सालय। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया सभी मोस्ट भी था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।